हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो भाई क्लास 10th के स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो बच्चों हम लोगों ने हमारा लाइट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। लाइट चैप्टर में हम लोगों ने लाइट में क्या टर्म्स यूज होते हैं वो हम लोगों ने देखा था अभी तक। आज नए टॉपिक के साथ आया हूं बच्चों। आज हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना है आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी कई बार देखा होगा, 7th में भी 8th में भी, है ना। तो इस बार क्या थोड़ा सा नया होने वाला है वो हम देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो बेसिक मीनिंग है, बेसिक मीनिंग आप लोगों को बच्चों पता है कि लाइट यहाँ पे क्या होगा, लाइट किसी शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद लाइट बाउंस बैक करेगी, है ना। तो ये जो फेनोमेना होता है इसको हम इन जनरल क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये वर्ड यूज करते हैं रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का वर्ड हमेशा रिफ्लेक्शन के लॉज के साथ एसोसिएट होता है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, लाइट का सिर्फ टकरा के कहीं भी चले जाना रिफ्लेक्शन नहीं होता है। एक सर्टेन लॉज को लाइट को फॉलो करना होता है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे भी आएंगे। पहले एक जनरल डेफिनेशन देखें रिफ्लेक्शन के बारे में क्या लिखा है। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगा, लाइट किसी सरफेस पे टकराएगी, टकराने के बाद सेम मीडियम में ही बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, when a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, it is called reflection of light, है ना। तो यहां पे भी देखिए एक टर्म लिखा है, द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो जब भी हम बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम क्या मानेंगे कि हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, शाइनी सरफेस है ना। तो स्मूथ सरफेस, शाइनी सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, प्लेन मिरर, सभी के लिए आप ये वाला सिंबल बनाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है कि हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन के नीचे हम ऐसा पॉलिशिंग को इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे ही हम ये सरफेस बनाएंगे, ये सरफेस किस किस को इंडिकेट करेगी, स्मूथ सरफेस भी हो सकती है ये, आई ना बात समझ, स्मूथ सरफेस, शाइनी सरफेस, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, ये हमारे प्लेन मिरर का भी सिंबल है। तो प्लेन मिरर कैसी सरफेस होती है बच्चों, स्मूथ, शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस। तो प्लेन मिरर का सिंबल भी यही होता है, आगे चल के हम इसको यूज करेंगे। तो अब बात आई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। सो व्हेन आई से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें क्या पता होना चाहिए भाई, लाइट रे को हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। हमें देखो लाइट एनर्जी का फॉर्म है ना, हमें लाइट दिखाई नहीं दे रही है। न्यूटन ने हमें क्या बताया कि भाई लाइट को आप क्या इमेजिन करो, इन द फॉर्म ऑफ रे इमेजिन करिए, रेज के फॉर्म में इमेजिन करना है। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं तो हम किसका रिफ्लेक्शन देखेंगे बच्चों, हम रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट को हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा ऑब्लिकली इंसिडेंस करवा देते हैं। तो लाइट यहाँ पे ऑब्लिकली इंसिडेंस हुई, और यहाँ पे लाइट जिस मीडियम में थी, सपोज ये मीडियम एयर है ना। तो एयर मीडियम में लाइट यहाँ पे आके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करी। अगर लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे, है ना। हम उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, कि उसने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर दिया। लेकिन बाउंस बैक के भी कुछ नियम हैं बच्चों यहाँ पे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एक बेसिक टर्म सीख लेते हैं पहले, फिर लॉज की बात करते हैं। तो ये जो लाइट इंसिडेंट हुई इसे हम बोलेंगे आगे चल के इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई इसे हम आगे चल के बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पे लाइट ने स्ट्राइक किया था उसे हम बोलेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये किस फेनोमेना को, मतलब क्या लॉज को फॉलो करते हुए हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स यहाँ पे मैंने आपको बताई हुई हैं, एक बार फिर से उनको देख ले। द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट रे। द रे दैट बाउंसेस बैक, है ना, इंसिडेंट लाइट रे समझ गए कौन है, जो फॉल हुई है। द रे दैट बाउंसेस बैक इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल।
इन रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रेज चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे हमने प्रॉपर लेबलिंग की हुई है रिफ्लेक्शन फिनोमेना में क्या क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पे बच्चों 3D में एक सरफेस हमने इमेजिन कर लिया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लाइट आके स्ट्राइक हुई उस लाइट को हमने क्या नाम दिया है बच्चों, इंसिडेंट रे। फिर हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनाया है, नॉर्मल बनाया है। तो नॉर्मल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वो पॉइंट होता है सरफेस पे जो पूरी सरफेस के ही परपेंडिकुलर हो। मतलब एक इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर हो। आई बात समझ, द इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल कौन है, नॉर्मल है इमेजिनरी लाइन। व्हाट इज नॉर्मल, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर हम कोई भी इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में देखोगे ये क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर ही बनेगा। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ही बन रहा है ये। अगर यहाँ पे हम देखें इस वाली लाइन में, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बन रहा है ये, है ना। तो अगर आप यहाँ पे किसी प्लेन सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन रखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल। ठीक है। तो जब भी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हमें क्या चूज करना पड़ेगा, पहली स्टेप होगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चूज करना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन यहाँ पे जो लाइट बाउंस बैक हुई है, अगर हम उसे नॉर्मल से कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे ज्यादा हमको इसी का यूज है, इस डायग्राम का। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, डायग्राम हम डिटेल में बनाना भी सीखेंगे। एक बार हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि हमें स्टेटमेंट्स में क्या लिखना होता है। ये आपके स्कूल एग्जाम में भी 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकता है। ठीक है। तो जब भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा बच्चों आपको स्कूल एग्जाम में, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। आप यहाँ पे स्मूथ सरफेस बनाएंगे, मतलब मिरर बनाएंगे। इंसिडेंट रे को यहाँ पे ऑब्लिकली इंसिडेंट करेंगे, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल के साथ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल के साथ बनने वाला जो एंगल है वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर जो हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है ना। तो ये तीनों जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों लाइन किस में रहेंगी, एक प्लेन में रहेंगी। तो ये जो व्हाइट आउटलाइन आपको बना के दी गई है ना बच्चों, ये एक प्लेन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे अगर यहाँ पे टकराई है तो वो यहाँ पे ऐसे निकल के आ जाए, है ना। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखेंगे मेरे साथ। कि अगर हमको बोला जाए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएं, तो हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है ना। स्मूथ सरफेस बनाना है इसको। ठीक है ना। तो ये आपकी स्मूथ सरफेस हो गई। देन अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे एक रे इंसिडेंट करेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे ऑब्लिकल इंसिडेंस करना है आपको, ऑब्लिक इंसिडेंस। तो यहाँ पे आप इसको नाम देंगे, दिस इज योर इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे। ये क्या बना, ये बना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ कौन है हमारा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगली स्टेप क्या होगी बच्चों, यहाँ पे ना स्टेप्स को ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्मूथ सरफेस बनाई है। फिर उसके बाद हमने इंसिडेंट रे बनाई है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ यहाँ पे हमने उसको क्या नाम दिया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नाम दिया है। देन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप किया है। फिर यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे जो कि इस स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप इसको नाम देंगे एन। एन मतलब कौन है यहाँ पे, नॉर्मल। एन मतलब यहाँ पे नॉर्मल है। देन एक चीज का ध्यान रखना है, अब यहाँ पे जो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है उसको इस सेंस में ऐसा एरो बनाते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे आई। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, द एंगल
बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, है ना, ये तो हम बोलते ही हैं, लेकिन और स्पेसिफाई करके बोलें तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक बनने वाला एंगल। उसके स्वाइप आउट होने का मेथड देखिए आप, है ना, कहाँ किस सेंस में स्वाइप कर रहे हो आप, नॉर्मल से इंसिडेंट रे की तरफ आपको एंगल बनाना है, तो ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो लाइट सेम एंगल बनाते हुए सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी, इस चीज का ध्यान रखना है, सेम एंगल बनाते हुए सेम मीडियम में लाइट को हमें रिफ्लेक्ट बैक करना है। तो यहाँ पे लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे तक बनने वाला एंगल, इसको हम नाम देंगे आर, स्मॉल आर, है ना। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें ये मिलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अब यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा मैं पीछे एक स्टेप आपको ले जाऊं, जब हमने रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनाई थी, तो बच्चों एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है, जो हम अगला स्टेटमेंट बोलने वाले कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है ना, एक बार और ये डायग्राम हम बनाएंगे, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है बच्चों, जैसे ही लाइट को आप इंसिडेंट करते हो, इंसिडेंट करते ही आप क्या बनाते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो प्लेन होता है ना, ये प्लेन लॉक हो जाता है। आई बात समझ में, ये प्लेन क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, किसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे के लिए। नाउ द रिफ्लेक्टेड रे इज बाउंड टू स्टे इन द सेम प्लेन ओनली। अब रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन के अलावा कहीं और नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए रिफ्लेक्टेड रे कौन से प्लेन में आती है, तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों उस प्लेन में आती है जो प्लेन इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ मिलके बनाया है ना। रिफ्लेक्टेड रे इज बाउंड टू स्टे इन दैट प्लेन ओनली। तो रिफ्लेक्टेड रे को आप कहीं और नहीं बना सकते। अब ये जो प्लेन है ना, लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट को इस प्लेन में ही रहना पड़ेगा, अब ये बाउंडेशन हो गया है ना। इस फेनोमेना को ही हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ बाउंस बैक नहीं है, सिर्फ आई इक्वल टू आर नहीं है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब ये सारी प्रोसेस का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। तो कौन कौन सी प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है कि आई और आर बराबर होने चाहिए, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनने वाले सेम प्लेन में ही होने चाहिए। ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी बच्चों, तब हम बोलेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन यहाँ पे कौन कौन करवाता है, रिफ्लेक्शन भाई आपकी स्मूथ सरफेस भी करवाएगी, रिफ्लेक्शन रफ सरफेस भी करवाएगी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे उसको क्या होता है। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका एक और नाम होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसा कि उसका नाम है रेगुलर, तो रेगुलर में क्या हो रहा है, रेगुलर में हमने क्या किया है बच्चों, सेट ऑफ इंसिडेंट रेज लिया है जो कि आपस में पैरेलल है ना। तो अगर पैरेलल रेज को इंसिडेंट करें और बदले में भी रिफ्लेक्शन के बाद भी हमको जो रिफ्लेक्टेड रेज का सेट मिले, अगर रिफ्लेक्टेड रेज का सेट भी पैरेलल ही मिले, इन दैट केस वी कॉल इट रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम पैरेलल रेज के सेट को इंसिडेंट करें और रिफ्लेक्शन के बाद, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्शन के बाद मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फुलफिल वहां पे हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज का सेट अगर पैरेलल ना हो, तब हम क्या बोलेंगे, कैसा रिफ्लेक्शन हुआ है बच्चों, इररेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है ना। डेफिनेशन आपके सामने आप देख सकते हैं, when the light is incident on a smooth surface it is reflected in first medium in one direction, the reflected rays will also be parallel, this reflection is called regular reflection। और irregular में क्या बोला है यहाँ पे, it is reflected in many directions, this is called diffused reflection। इसको properly एक बार समझते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेगुलर रिफ्लेक्शन की। सो व्हेन आई से रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन आई से रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे आप समझिए रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, कैसी सरफेस लेनी है बच्चों, हमें स्मूथ सरफेस लेनी है। सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमें कौन सी सरफेस चाहिए होती है, स्मूथ सरफेस चाहिए होती है। स्मूथ सरफेस पे ही रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पहले एक स्मूथ सरफेस, मतलब प्लेन मिरर। तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस बन गई। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपको यहाँ पे सेट ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज लेना है, जो कि हम इरेगुलर में भी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 रेज बनाई जो आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, है ना। थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं इनको, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है ना। तो ये 3 रेज मैंने कैसा मान लिया हमने इनको कि ये आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल सेट ऑफ इंसिडेंट रेज। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिले। इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैं नाम दे देता हूँ O1, O2 एंड O3। अब O1 पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप किया, इसको नाम दे दिया N1। O2 पे मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप किया, इसको नाम दे दिया N2। और O3 पे मैंने नॉर्मल ड्रॉप किया, इसको मैंने नाम दे दिया N3। ठीक है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में यहाँ से ही कहानी शुरू हो जाती है भाई। पैरेलल रेज तो थी, मतलब इंसिडेंट रेज का सेट आपस में पैरेलल था ही, लेकिन इंसिडेंट होने के बाद जो नॉर्मल बने, अगर वो नॉर्मल भी आपस में पैरेलल ही होंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज का सेट भी बच्चों आपस में क्या बनेगा, लास्ट में पैरेलल ही बनेगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉर्मल तो कैसे बने, सब एक दूसरे के पैरेलल बने, N1, N2, N3, ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। N1 इज पैरेलल टू N2, पैरेलल टू N3। ठीक है ना। और पहली कंडीशन क्या रखी थी हमने, IR1 पैरेलल टू IR2 पैरेलल टू IR3, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ IR1, इसको मैं नाम दे देता हूँ IR2, इसको नाम दे देता हूँ IR3। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, तीनों के एंगल भी बराबर बने, नॉर्मल पैरेलल है, तो I। तो अब यहाँ पे, अब जो यहाँ पे RR1 मिलेगा और यहाँ पे जो RR2 मिलेगा और जो यहाँ पे जो RR3 मिलेगा, ये तीनों भी आपस में क्या होंगे बच्चों, पैरेलल। क्योंकि जितना I उतना ही एग्जैक्टली R। I और R यहाँ पे क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो मैंने तीनों को I लिख दिया है। आई ना बात समझ में। तो RR1 भी किसके पैरेलल है, RR2 के, और RR2 किसके पैरेलल मिला हमें बच्चों, RR3 के। ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रिक समझे, क्योंकि स्मूथ सरफेस थी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल बने वो नॉर्मल आपस में पैरेलल थे। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे हिंट है और इंडिकेशन है कि अगर नॉर्मल आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो फिर रिफ्लेक्टेड रेज के सेट को तो पैरेलल होना ही पड़ेगा, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सबके बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पैरेलल सेट ऑफ इंसिडेंट रेज के बदले पैरेलल सेट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। ये कंडीशन क्या बनाएगी, ये कंडीशन बनाएगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक और बात होती है बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, जैसा कि प्लेन मिरर होता है। तो इमेज फॉर्मेशन, तो जो सरफेस है, जो शाइनी सरफेस है, जो रेगुलर सरफेस है, वो खुद ही प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगी और पर्सन को अपनी इमेज उसमें ही दिखाई देगी, या सराउंडिंग की इमेजेस हमें उस सरफेस में दिखाई देगी। आई बात समझ में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और कॉन्सिक्वेंस क्या है, इमेज फॉर्मेशन। वर्चुअल इमेजेस बनेंगी, कहाँ बनेंगी, सरफेस में ही दिखाई देगी, प्लेन मिरर की तरह काम करेगा एकदम। ठीक है ना। सो दैट वाज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इसको देख लेते हैं। तो व्हेन आई से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका एक और नाम होता है बच्चों डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसका एक और नाम क्या होता है, इसका एक और नाम होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जैसे हमने बोला डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि हमें सरफेस कैसी बनानी है, अनइवन बनानी है, अनइवन बनानी है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस सरफेस पे पहली स्टेप तो सेम है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पैरेलल सेट ऑफ इंसिडेंट रेज को हमें सेट करना है। तो यहाँ पे जो रे मैंने यहाँ पे बनाई IR1, अगली जो रे है मैं यहाँ पे IR2 जो भी बनाऊंगा वो मैं IR1 के पैरेलल ही बनाऊंगा। तो IR2 इज पैरेलल टू IR1, एंड जो IR3 बनाऊंगा, IR3 भी क्या बनाऊंगा मैं, इसके पैरेलल ही बनाऊंगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन मैंने क्या रखी है बच्चों, कि IR1 इज पैरेलल टू IR2 इज पैरेलल टू IR3। लेकिन अब बारी किसकी है, अब बारी है नॉर्मल बनाने की। क्या बनाने की, नॉर्मल बनाने की। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, जैसे यहाँ पे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होने वाली है, यहाँ पे लाइट यहाँ पे इंसिडेंस हुई, यहाँ पे लाइट का इंसिडेंस यहाँ पे हुआ,
तो अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस आ जाती है तो कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल कैसे बनाया जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहले हम टेंजेंट बनाते हैं, फिर टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले मैं बना दूं टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे बनेगी? यहाँ पे टेंजेंट बनेगी बच्चों ऐसी। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सिर्फ उस पॉइंट को छूते हुए निकले, है ना, कर्व पे। और यहाँ पे टेंजेंट कैसी बनेगी बच्चों? यहाँ पे टेंजेंट बनेगी कुछ ऐसे। यहाँ पे टेंजेंट कैसी बनेगी? यहाँ पे टेंजेंट बनेगी कुछ ऐसे। तो टेंजेंट बनाने की अगली स्टेप क्या होती है? फिर हम बनाएंगे नॉर्मल बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऐसा, और यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया n1, यहाँ पे इसको नाम दिया मैंने n2, यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया n3। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ पे क्या किया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी तक यूज कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया? लाइट को इंसिडेंट किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या किया? नॉर्मल बनाया। लेकिन यहाँ पे एक चेंज आ गया। यहाँ पे हमें क्या मिला कि n1 इज नॉट पैरेलल टू n2 इज नॉट पैरेलल टू n3। n1 n2 n3 आपस में पैरेलल नहीं है। यहीं से ही सारी कंडीशन निकल के आई कि अब हमको ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्मल ही आपस में पैरेलल नहीं है। तो तीनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको मिलेगा कुछ I1 वैल्यू का, इसको मुझे बोलना पड़ेगा कुछ I2 वैल्यू का, और यहाँ पे इसको बोलना पड़ेगा कुछ I3 वैल्यू का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे अब जब हम इनका सेट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज बनाएंगे, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जो I1 के बराबर एंगल बना के जाएगी, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे RR1। यहाँ पे जो I2 एंगल बना के जाएगी, इसको मैंने बोल दिया RR2। और यहाँ पे ये जो I3 के साथ R3 एंगल बना के जाएगी, उसको हम बोल देंगे RR3। तो R1 R2 R3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि R1 है ना, I1 नॉट इक्वल टू I2 नॉट इक्वल टू I3, इसलिए बदले में हमको क्या दिख रहा है? R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3। तो यहाँ पे आखिरी में हमें क्या कंक्लूजन मिला? रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। और ऐसे ही रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसे ही रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या होता है? हमने देखा कि जैसे भाई जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन था, रेगुलर रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या था? इमेज फॉर्मेशन। वो जो सरफेस होगी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करवाएगी, वो खुद ही इमेज फॉर्म करने लगेगी अपने अंदर, सराउंडिंग की इमेजेस उसमें दिखाई देंगी, हम अपनी इमेज उस सरफेस में देख सकते हैं। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में वो सरफेस खुद विजिबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझको देख पा रहे हो, इट मीन्स मेरी बॉडी की जो सरफेस है वो कैसी है? इट इज़ अ इरेगुलर सरफेस, क्योंकि लाइट मेरे ऊपर स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी बॉडी विजिबल होगी। या फिर सराउंडिंग में हम कोई भी चीज़ जो देख पाते हैं वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण दिखती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको विजिबल है, इट मीन्स लाइट उसके ऊपर पहले स्ट्राइक हुई, उससे रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्शन कैसा हुआ होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ होगा। इसलिए क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट की सरफेस खुद ही विजिबल हो गई, ठीक है ना। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो उस सरफेस में ही इमेज फॉर्म होने लगती है ना। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये था रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई। व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल? तो अगर जीरो रिफ्लेक्शन एंगल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो भाई यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मल इंसिडेंस की। एक फिनोमेना मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, नॉर्मल इंसिडेंस। तो बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है ऐसा इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो और बदले में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो। तो जब लाइट नॉर्मल के ही अलोंग, मतलब यहाँ पे ऐसा मैंने इसको परपेंडिकुलरली ड्रॉप किया इंसिडेंट रे को, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे नॉर्मल भी इसी के अलोंग बनेगा, तो नॉर्मल भी यही बना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग ही आके इंसिडेंट हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा? 0 डिग्री। और क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या मिलेगा हमको? 0 डिग्री। लाइट सेम पाथ पे बाउंस बैक हो गई। आई ना बात समझ में? लाइट क्या हुई?
सेम पाथ पे बाउंस बैक हो गई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डायग्राम। भाई यहाँ पे आपको ये जो एंगल दिया है, यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंस एंगल क्या होता है? नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल। तो यहाँ पे आपको इंसिडेंट रे और ग्राउंड के साथ बनने वाला एंगल दिया है। तो यहाँ पे बच्चों एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं हम बच्चों इसको? ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 35 डिग्री। तो आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा 90 माइनस 35 डिग्री। ठीक है ना। तो 90 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? आई और आर की सेम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है ना भाई? सो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब यहाँ पे देखो इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन और। अब यहाँ पे भी देखो आपको ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है। तो ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है और बदले में आपसे क्या पूछ लिया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पूछ ली है ना भाई। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिफ्लेक्शन में कभी आपको आई की वैल्यू पूछी जाएगी, कभी आर की वैल्यू पूछी जाएगी, कभी आई प्लस आर की वैल्यू पूछी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के हमको सॉल्व करना है। तो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस 30 डिग्री विच इज 60 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? देन 60 डिग्री ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए आंसर रहेगा कि आई और आर दोनों हमको कितना मिलेगा? आई और आर दोनों ही हमको मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है ना। तो ये था भाई रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा जानकारी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, उनके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमने देखा, नॉर्मल इंसिडेंस हम लोगों ने देखा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए बच्चों आप अपने फेवरेट चैनल पे, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। थैंक यू।